हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 10। इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में 15 मार्च 2024 को हुए बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो डिटेल से हम इसको पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है। यहाँ पे देखेंगे ना, जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे गए हैं, लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिस है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से हम करेक्ट कर जाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उलझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। पहला ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब। तो देखिए यहाँ पे पंजाब ही हटा सकते हैं यहाँ से, है ना, पंजाब तो नहीं है ना, ये इसको कैंसिल कर सकते हैं हम सीधे। बात करें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के बारे में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो ठीक सही, सभी तो लग रहा है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, और आपका बिहार भी है, सिक्किम भी है और पश्चिम बंगाल भी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे थर्ड ऑप्शन में कि बिहार है, झारखंड लेकिन नहीं है। ठीक है, सिक्किम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड नहीं है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है फिर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप करेक्ट कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन को देखिए कौन नहीं हो सकता है, पंजाब तो हो ही नहीं सकता ना, और यहाँ पे झारखंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखेंगे झारखंड और बिहार क्या होता है, बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड से, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो इसका मतलब है कि नेपाल उसके ऊपर में है, उत्तर में है, बिहार के उत्तर में है। तो फिर दक्षिण वाला जो राज्य कैसे उसमें छू सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो बी सी तो ऐसे भी नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे पर्वत की चोटियों के समूह की औसत ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में दी गई है, बताना है कौन सा क्रम सही नहीं है। ध्यान दीजिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला देखें, लिखा है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। सेकेंड में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। अब बताइए जरा इस दोनों में से कि अगर पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा सही तो पहला गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए देखिए, क्योंकि लिखा है धौलागिरी, कंचनजंगा, और फिर कह रहा है कंचनजंगा, धौलागिरी, तो कोई तो होगा ना पहले। तो यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि दो में से एक गलत है यहाँ पे निश्चित तौर पर। ठीक है, एक दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो कि सही क्रम नहीं होगा। ठीक है, इस बार तो बात करें हम धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। आप लोगों को पता होगा कि धौलागिरी से बड़ा है कंचनजंगा, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये पता चल गया कि धौलागिरी से बड़ा है कौन, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा बड़ा है तो यहाँ पे कंचनजंगा पहले आएगा फिर धौलागिरी आएगा। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेकिन पूछा है कौन, क्या कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे ए भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक थोड़ा सा पॉइंट अगर आप पकड़ लेते तो आंसर दे पाते आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई तो सबको पता होता है वैसे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसका है 8,848 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे धौलागिरी के बारे में बात करें, ठीक है, धौलागिरी, तो धौलागिरी का जो ऊंचाई है वो है 8,172 किलोमीटर। ठीक है, बात करें हम कंचनजंगा के बारे में, तो कंचनजंगा की जो हाइट है वो है आपका 8,586, 8,586। ठीक है, और कौन बच गया, एक बच गया आपका नंगा पर्वत, यही ना। ठीक है, नंगा पर्वत को भी देख लीजिए, तो नंगा पर्वत का ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा 8,126 किलोमीटर। ठीक है, 8,126 किलोमीटर। शुरुआत का कम से कम याद रख लीजिए, जैसे कि पहला है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, सिर्फ माउंट लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, टाइम बचा रहे हैं हम। इस बात K2 गॉर्डन स्टीन, तीसरा कंचनजंगा, कंचनजंगा। चौथा नंबर पर है आपका आपका चौथा नंबर पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शायद है लाहत्से। ठीक है, और पाँचवें नंबर पर है आपका मकालू। ठीक है, तो ये क्रम याद रख लीजिएगा। इसके बाद है धौलागिरी, उसके बाद है नंगा पर्वत। ठीक है, तो इसमें क्रम से याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। चलिए आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए सवाल में बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको, कहीं कावेरी देखने को मिलेगा, कहीं गोदावरी देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए पहले कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है दक्षिण गंगा, ठीक है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे गोदावरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरा पॉइंट बात को ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम वो ये बोल रहे हैं कि अगर सवाल में ये है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तब गोदावरी लगाइएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे आपसे कि कौन सी नदी दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है, तब आंसर होगा आपका कावेरी नदी। दोनों में अंतर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है, समझ में आ रहा है, गंगा नदी को दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है। और यहाँ पे है कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो वो गोदावरी है। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बस हम ये कह रहे हैं कि कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है, और जबकि गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा अपना हिसाब से मैनेज, ठीक है ना। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। ठीक है, मैंग्रोव वन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखे थे हम लोग कि सेट 9 में जब हम लोग TRE 2 का देख रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो वहाँ भी देख रहे थे कि मैंग्रोव वन से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। यहाँ भी देखिए कि मैंग्रोव वन से पूछे गए हैं, तो मैंग्रोव वन को जरूर अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि मैंग्रोव वन के बारे में कि कौन सा संबंधित है, तो यह घने लंबे वृक्ष होते हैं। ठीक है, घने लंबे वृक्ष लंबे तो नहीं होते। पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, हाँ ये डूबी हो सकती हैं, ये सही है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, हाँ ये तो सही है। इसका तो खासियत ही है कि यहाँ दलदल होता है, ठीक है, कीचड़ होता है, खारा तटीय जल आदर्श इसका आवास है, ये बिल्कुल सही है। तो B और C तो कम से कम सही है, तो यहाँ पे D ऑप्शन लगा ही सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कौन है। तो पहला दिया है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आरक्षित क्षेत्र में आता है, ये तो सही है। ठीक है ना, इसके बाद बात करें हम उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आता है आरक्षित क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आता है। तो कौन नहीं आता है, कोई नहीं आता है, जिसमें सही हो जाएगा ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। आसान सा सवाल था, क्या हो जाएगा, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। बाकी याद रखना है आपको कि जो ये यहाँ पे कोसी और गंडक, ये दोनों गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 18 अगस्त 2008 को नेपाल में कुशहा तटबंध टूटने से जल प्रलय हुआ था, इससे बाहरी तबाही आई थी। ठीक है, तो सवाल आ भी सकता है कि नेपाल में कुशहा तटबांध टूटने से क्या भारी तबाही आई थी, ये कब की घटना है, तो 2008 की घटना है। ठीक है, और बात करें हम कि कोसी प्रोजेक्ट के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि ये कोसी नदी कहाँ से निकलती हैं, तो कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वो है 730 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोसी नदी देखेंगे कि गंगा की सहायक नदी है, और गंडक भी देखेंगे कि गंगा की सहायक नदी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। अक्सर सवाल पूछे जाने वाला, ये अक्सर पूछा जाता है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच में है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और राज्य भी देखेंगे कि कृष्णा और गोदावरी के आसपास के ही राज्य दिए रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, गांठ मान लीजिए कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में है। ठीक है, कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि कृष्णा और गोदावरी दोनों में से किसी का भी उद्गम स्थल ना तो कर्नाटक है ना तो आंध्र प्रदेश है। तो यह इससे ट्रिक पकड़ सकते हैं आप कि ऐसे राज्यों को पकड़ना है जहाँ से ना तो कृष्णा का ना गोदावरी का उद्गम स्थल है। ठीक है, कृष्णा में देखेंगे कि कृष्णा जो है आपका महाराष्ट्र से निकलती है और गोदावरी के महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शनों को पकड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैसे तो कर्नाटक और तमिलनाडु से नहीं निकलती है, क्योंकि कर्नाटक और केरल से भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो फिर कोई ट्रिक बनता नहीं है, याद ही करना होगा। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रक्तहीन क्रांति। ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्तहीन क्रांति हो जाएगा इसका सही आंसर। शुरुआत कब किया गया था? बार बार बताते हैं कब शुरुआत की गई थी इसको? 1951 में। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया था ये भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, वहीं से भूदान आंदोलन के प्रारंभ या शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरख भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरख भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? गया, जमुई, भागलपुर। तो याद रखना यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि गया में भी, जमुई में भी और भागलपुर में भी। ठीक है, और इसके अलावे मुंगेर में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुंगेर है। अरे कि कुल 4 जिलों में अबरख देखने को मिलता है। ठीक है, अबरख का भंडार है, जैसे गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? 1855 में जूट उद्योग सबसे पहले कहाँ शुरुआत किया गया था? ढाका में, हुगली में या फिर रिसड़ा में? याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा रिसड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अक्सर ये सवाल भी पूछा जा रहा है बार बार। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल के बारे में बताना है कि किन देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? इंडोनेशिया, मालदीव या श्रीलंका? तो याद रखना है मालदीव, इसका सही आंसर है। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव देश से अलग करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है चुम्बा घाटी। क्या है? चुम्बा घाटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है चुम्बा घाटी? तो याद रखना है चुम्बा घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, चुम्बा घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, और चुम्बी घाटी को तिब्बती में ड्रोमो या तो ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, ट्रोमा कह सकते हैं या ड्रोमा कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, माना जो कि चमोली में है, या लाटो जो कि लेह में है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। पहला ऑप्शन है विंध्यन पहाड़ियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं, कौन करती हैं? विंध्यन पहाड़ियाँ, गंगा नदी या फिर यमुना नदी? ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है ना? पूछ रहा है गंगा के ऊपरी मैदान, ठीक है, कि दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। विंध्यन पहाड़ी करती हैं, गंगा नदी करता है या फिर यमुना नदी करता है? ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंध्यन पहाड़ी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारण विंध्यन पहाड़ी करती हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार है। चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार है, किस तरह का इसका अफवाह तंत्र है ये आपको बताना है। अध्यारोपित प्रवाह है या फिर पूर्ववर्ती प्रवाह है या फिर वृक्षाकार प्रवाह है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चंबल नदी का अफवाह तंत्र अध्यारोपित प्रवाह तंत्र का प्रकार है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। सवाल है, मानसून की उत्पत्ति के तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं, कौन है? पहला ऑप्शन है एडम हेली, दूसरा है हॉर्न, सी ऑप्शन में कॉम्पेन। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, एडम हेली। ठीक है, एडम हेली इसका सही आंसर है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक थे एडम हेली। नेक्स्ट है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है, कौन है? कश्मीर घाटी, पंजाब और हरियाणा, कोरोमंडल तट। ठीक है, सवाल सिर्फ घुमा के पूछा गया है। भारत ने पूछा है कि शीतकाल में, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान है? तो हम लोग जानते हैं कि लौटता हुआ मानसून से ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, बस वही क्वेश्चन पूछा है उलट के घुमा करके आपसे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट देखेंगे कि वहाँ तमिलनाडु वाला एरिया को कहते हैं कोरोमंडल तट।
ठीक है, और पूर्वी घाट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है? अब देखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो वनस्पति है वो किस प्रकार का है? समशीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय या फिर उष्णार्ध कटिबंधीय है? तो याद रखना है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार समशीतोष्ण कटिबंधीय है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, किस तरह का यहाँ पे है वनस्पति? तो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 2001-11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है, कितना रही है? ये भी आसान सा सवाल था, है ना? बस आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका 17.70। ठीक है, 17.70 इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्लोज दिया हुआ है तो कोई भी ऑप्शन को हम नहीं लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। 17.70% देखेंगे कि 2001 से 11 के दशक की वृद्धि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये तो सही दिख रहा है पहला ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पता करना है तीसरे नंबर पर कौन है, बिहार है, तमिलनाडु है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीसरे नंबर पर कौन है? बिहार है। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो आपका जो उत्तर प्रदेश का है वो है 16%। ठीक है, हिस्सेदारी जो है वो जनसंख्या का 16.51% है। जबकि बात करें महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र का देखेंगे 9.28% है। जबकि बिहार का देखेंगे आप 8.6% है। जबकि पश्चिम बंगाल का देखेंगे यहाँ पे 7.58% के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से वही सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य बताना है आपको यहाँ पे। तो देखिए लक्षद्वीप तो समय दिया हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप ऐसे भी है, सबसे ज़्यादा साक्षरता देखने को ही मिलता है, तो यहाँ पे तो तीनों में दिया हुआ है। अब आगे देखना होगा दमन और दीव, पुदुचेरी या फिर दमन और दीव। तो पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि दमन और दीव होगा या फिर पुदुचेरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दमन और दीव है तो पुदुचेरी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें इसके आगे कि चंडीगढ़ होगा या फिर पुदुचेरी होगा, तो यहाँ पे पुदुचेरी नहीं है, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये आपको याद है तो रिलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे बात करें लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो 91.8% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। क्या कारण था इसका? पीछे रीजन क्या था? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसकी वजह से, या विदेशी शासन हमारे यहाँ वो चल रहा था इसलिए, या फिर अकाल और महामारी देखने को मिला था इस दौरान इसलिए? तो यहाँ पे देखेंगे एक से अधिक कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे मंद या ऋणात्मक नगरीकरण हुए थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका सवाल है, बांग्लादेश में स्थित जमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है? बांग्लादेश में स्थित जमुना और पद्मा मेघना जो दोआब है उस सागर की जो तल से जो ऊंचाई है वो कितना है ये आपको बताना है। तो याद रखना है आपको कि बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की जो सागर तल से ऊंचाई है वो है 20 से 100 मीटर के आसपास। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी
कितनी है, 35 किलोमीटर है, 37 किलोमीटर है या फिर 39 किलोमीटर है। तो याद रखना है भारत और श्रीलंका के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो है 35 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया था। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक है, 35 किलोमीटर है, याद रखना है। और भारत के अंतिम छोर यानी कि घुनसकोडी से श्रीलंका की जो दूरी है वो लगभग 18 नॉटिकल माइल है। ठीक है, और पाक जल संधि जानते ही होंगे आप लोग कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या फिर कह सकते हैं भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। कुलाकांगारी, चमोलहारी या फिर पुनाखा। पुनाखा इसका सही आंसर हो जाएगा। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला श्रेणी का नाम क्या है, पुनाखा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसकी हाइट के बारे में बात कर ले तो इसकी हाइट है 7,570 मीटर, 7,570 मीटर। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलसड़कों की औसत गहराई कितनी है। 1100 मीटर, 1200 मीटर या 1300 मीटर। अगर देखें आप तो यहाँ पे गंगा मैदान की जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर तक समानता पाई जाती है। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर तक। तो देखेंगे 1000 से 2000 के मीटर में ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, 1100 मीटर, 1200 मीटर और 1300 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन सही होना चाहिए फिर। ठीक है, सोचिए कि जो फिक्स डेटा दिया है हुआ है उसमें भी एक उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, है ना, ताजुब की बात। तो सोचिए कितना डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, भाट, रेह या फिर भूड। तो याद रखिएगा इसे भाट कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंद का मैदान स्थित है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का जो क्षेत्र है बाडिंद का जो मैदान वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये गंगा तथा संकोश नदी के मध्य में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों के क्षेत्र जो बाडिंद का जो मैदान है वो गंगा तथा संकोश नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, और इस मिट्टी में देखेंगे मुख्य फसल चावल है। ठीक है, चावल का यहाँ पे पैदावार अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका नोकरेक। ये आसान सवाल था। नोकरेक चोटी स्थित कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको ये मेघालय में है। ठीक है, नोकरेक चोटी स्थित कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, और इसको स्थापित किया गया था नोकरेक यहाँ पे देखेंगे एक नेशनल पार्क भी है, तो उसकी स्थापना की गई थी 1986 में। ठीक है, बात करें इसकी ऊंची इसी जो छोटी जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो है 1515 मीटर। नोकरेक चोटी की हाइट है 1515 मीटर। जैसे गंगा की लंबाई है 2525 मीटर, वैसे ही ध्यान ध्यान रखिएगा किलोमीटर है ना, वहाँ किलोमीटर वहाँ पे यहाँ मीटर है। ठीक है, तो नोकरेक देखेंगे कि सबसे ऊंची चोटी है 1515 मीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। जिप्सम का, पोटास का या खनिज तेल का। तो याद रखिएगा पोटास, जिप्सम, खनिज तेल। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पोटास और जिप्सम ये दो चीज़ें देखेंगे कि अधिक उत्पादन होता है, 80% से अधिक उत्पादन यहीं पे होता है। ठीक है, पोटास का और जिप्सम का। तो यहाँ पे ए और बी सही था, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य फसल क्या है, आपको यह बताना है, चावल, गेहूँ या मक्का। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चावल, गेहूँ, मक्का सभी आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है आपको कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट में फैला हुआ है, 7.76% के आसपास।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष का है क्या है, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा है आपसे कि उसकी स्थापना वर्ष कब का है, 1989, 90 या फिर 91। तो याद रखिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क की जो स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1978 में। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और बात करें हम बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यार स्थित कहाँ पे है, कहाँ देखने को मिलेगा, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, कौन सा अंग नहीं है बताना है। अगर आपको कोसी बांध परियोजना का यदि पता होगा कि कौन कौन से बांध बने हुए हैं तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हनुमान नगर ने जो नेपाल में है, और उदक बांध ये भी इसी कोसी बांध का हिस्सा है। पूर्वी कोसी नहर भी इसी का हिस्सा है, पश्चिमी कोसी नहर भी इसी बांध का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों का तीनों देखेंगे कि कोसी बांध परियोजना का ही हिस्सा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित है। रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है, भागलपुर, पटना में या चंपारण में। सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, ए ऑप्शन सही है। भागलपुर में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग क्या है। बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग बताना कि क्या है, वहाँ पर क्या वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कागज़ का होता है, सीमेंट का भी होता है, चीनी का होता है, साथ साथ में वनस्पति तेलों का भी यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे। सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे, ये ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा बिहार के हाजीपुर में रेलवे का कौन सा क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है, तो पूर्वी मध्य रेलवे का है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य भाग कौन कौन है। बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा कि बिहार में बौद्ध सर्किट में बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना ये सभी जिले शामिल हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार में रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, ठीक है, ये सभी सर्किट देखेंगे कि बिहार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टूरिज्म क्षेत्र से। ठीक है, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के चुना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सा है। बिहार के चुना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है, चावल है, गन्ना है या दाल है। फिर वही हो जाएगा इसका सही आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चावल, गन्ना, दाल। और आज का अंतिम प्रश्न है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है नदी का वो कितना है, 700 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर है या फिर 740 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा 725 किलोमीटर है। कितना, 725 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई के बारे में, तो इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर। वही बात करें हम कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 916 किलोमीटर के आसपास है, 916 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें 725 किलोमीटर तो असम घाटी में ही इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 40 MCQ इसमें थे, जो सवाल पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को एक एक नौकरी मिल जाए, मेरी ऐसी दुआएँ हैं। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा थी और रहेंगी। मैं दुआ करता हूँ आप सभी को कि
बहुत जल्दी आप लोग के हाथ में एक जो अच्छा खासा नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। ठीक है, बस आप लोग मेहनत कीजिए, रंग जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी दुआओं के साथ मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।